मेरा पहला पैरोडी इन लोगों ने बनाया, इरफान भाई के साथ। अरे सर, हाँ, ये इरफान भाई के साथ। इनको घसीटो। पहले किसी की में दम नहीं था मेरे लिए कुछ बोलने के लिए। शुरुआत इन्होंने करी हनी सिंह के खिलाफ। अब तो मुझे पॉडकास्ट में बुला रहे हो। Aji, have you faded in? I got up at 1. अच्छा, Fading in. fading in. I'm gonna be in my best zone after 9 p.m. थोड़ा डिले कर सकते हैं क्या हम? बाकी के शूट This करवा is दो आज। early morning for me. I have Yeah. start with very straightforward question. Yeah. As a huge fan of your music and having watched the documentary, abs आ गए? Abs छोड़ दिए। Abs छोड़ दिए? Abs छोड़ दिए। Abs छोड़ Ab दिए। वो वाली abs छोड़ दी। अच्छा, अच्छा। अच्छा। पर पाजी, album is feeling awesome. Yeah. Yes. काफी अलग तरीके से सोच में ये एल्बम बनाई थी मैंने। पाजी एक मैं बात बोलूं, हाँ जी, if you don't mind. हाँ जी, नो प्रॉब्लम। मैंने और कुल्लू ने सारी इंटरव्यू देखी है। आज कुछ आपको ऐसा बोलना पड़ेगा जो नहीं, आप जिससे जो- हमारी फैन बॉइंग पूरी हो। हाँ। पूरी हाँ आप जो पूछ रहे हो, मैं जो समझ में आ रहा है मैं वो बोल रहा हूँ। और मजे की बात ये है कि मुझे लग रहा था कि मेरी फैन फॉलोइंग जो 30 से ऊपर के लोग हैं वही है, वो पुराने वाले जो मुझे सुनते आ रहे हैं। लेकिन अभी थोड़े दिनों पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम के इनसाइट्स में गया हूँ। मुझे देखना भी नहीं आते थे लेकिन देखे मैंने, तो 18 से 24 साल के 60% बच्चे मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि ये क्या कर रहा है बूढ़ा। आपको सच में ऐसा लगा था कि सिर्फ पुराने वाले ही सुन रहे हैं? मुझे ऐसे ही लगा, हाँ। मुझे नहीं ऐसे नहीं, ही लेकिन वो 18 से 24 जैसे मैं 27 का हूँ अच्छा। और लाइक मैं तो 12 कितने हम 9th या 10th में थे जब आप डोप शो आया था। आई रिमेंबर पाजी आए थे वहाँ कॉन्सर्ट में और हम लोगों को टिकट ऑफ कोर्स कौन ही टिकट देगा 10th 11th क्लास में, तो हम लोग बाहर लटके हुए थे दीवार से। हनी पाजी आए और हनी पाजी आए स्टेज पे, उन्होंने बोला कि जितने लोग लटके हुए हैं सारे अंदर आ जाओ। हाँ यार, हाँ। और हमने कहा वाह भाई गजब मामला हो गया और सब अंदर पूरा chaos मच गया और बहुत मजा आया। फिर Did you enjoy the chaos? I love chaos. कोई बताओ ना। सबसे chaotic कॉन्सर्ट आपको याद हो chaotic पूरे क्या हुआ है? इंडिया में? कहाँ आपको ऐसा लगा कि वो हर जगह तोड़फोड़ होती है। एक बारी देहरादून में था, वहां सिर्फ हम लोग 2 ही गाने परफॉर्म कर पाए। और 2012-2013 मेरा 60 मिनट का सेट होता था, लेकिन मैंने कभी भी 35 मिनट से ऊपर परफॉर्म ही नहीं कर पाता था, क्योंकि जब मैं धीरे धीरे शुरू कर रहा हूँ, ब्राउन रंग, ब्लू आईज, ये वो, तो लोग सुन रहे हैं। जैसी अंग्रेजी बीट, डोप शो, हाई हील्स, ये होता था तो तोड़फोड़ हो जाती। आज तक शो में ऐसा नहीं हुआ मेरे कि मैंने लास्ट शो परफॉर्म किया, 60 मिनट्स का सेट कंप्लीट किया और बोला थैंक यू सो मच, आपके शहर में दोबारा आएंगे। कभी नहीं हुआ। चलो 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 ऐसे एग्जिट होती थी। फिर आपने वेडिंग शोज भी किए, बहुत बहुत कॉर्पोरेट शोज भी किए, तो बताओ ना कुछ। वेडिंग शो का मीटर क्या है? कॉर्पोरेट शो चाचा का जी ने आपको गोद में उठा लिया? हाँ। नहीं, हाँ, मैं बहुत यही होता है। वेडिंग शो सबसे आसान है। 400 लोग होते हैं, मुझे जब तक ये लोग स्टेज पे चढ़ाते हैं तब तक आधे सेट हो रखे होते हैं। तो लड़का लड़की को बुला लो, थोड़ा उसमें टाइम वेस्ट कर दो, फिर फुफ्फड़ को बुला लो, फिर बुआ को बुला लो, फिर मासी को बुला लो। To anybody watching this interview who had booked Honey Singh for a wedding last year, मिले करे हाँ, यही तो हुआ ना हमारी शादी में। We apologize. Paji, when your first album is International Villager, it was the biggest album. तो उसको follow करना, to continue doing it, like, do you look at कि लोग आज भी आके वो गाने demand करते हैं? Do you look at that with pride, or do you feel the pressure कि यार I need to still be able to beat my best work? प्रेशर नहीं मैं फील करता, मेरी अपने आप से एक जिद है, अपने आप से एक कंपटीशन है। जब मैं इंटरनेशनल विलेजर बना रहा था तब भी, उसके बाद जब मैंने ये ब्लू आइज बाकी सारे गाने बनाए तब भी, जो मैंने बॉलीवुड के लिए किया उसमें मैंने इतना स्ट्रेस नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी इतने बड़े बड़े ब्रांड्स ने मुझे बुलाया। तो मैंने कहा ये तो इनको कुछ भी कमर्शियल बना के दे दूंगा, ऊपर से एक मूवी का बजट पुश होता है और एक स्ट्रैटेजी होती है, तो गाना उठ ही जाएगा। बट आप ये बिलीव करो कि मेरा गाना 2013 में आया, ब्लू है पानी पानी, लुंगी डांस, उसके बावजूद मैंने एक सिंगल किया ब्लू आइज, सिर्फ अपनी जिद के लिए कि ये नहीं है कि मेरे साथ अक्षय बाजी खड़े हैं या मेरे साथ शाहरुख भाई खड़े हैं तो ही मैं इस साल का बड़ा गाना दे सकता हूँ। मैं अपने बलबूते पे एक गाना दूंगा, और ब्लू आइज भी बहुत चला। हाँ। तो वो जिद शुरू से रही। पिछले 2-3 साल, लास्ट एल्बम जो थी मेरी हनी 3.0, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं एकदम केव से बाहर निकला तपस्या करके 7 साल की, तो मुझे पता ही नहीं दुनिया कहाँ थी, क्योंकि मैंने इंटरनेट नहीं देखा। तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। लास्ट एल्बम बड़ी मुश्किल थी मेरे लिए, लेकिन इस बार मैं सबकी डिमांड आ रही थी, क्योंकि लास्ट एल्बम मैंने म्यूजिक प्रोड्यूस नहीं किया था, तो सारे फैंस की डिमांड आ रही थी कि आप क्यों नहीं म्यूजिक कर रहे। तो मैंने कहा मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो लास्ट ईयर नवंबर से मैंने प्रैक्टिस शुरू करी। जनवरी में मैंने डिसाइड किया कि नाउ इज द टाइम आई कैन प्रोड्यूस। Yeah, while we're on the subject, since you're saying that you're a producer, I think
a lot of people don't know the role of a producer in hip hop in general. So can you please explain that? Producer is the main father, the real father of a song. उसमें क्या होता है कि पॉप में या बॉलीवुड सीन में कॉम्पोजिशन से प्रोडक्शन पे पहुंचता है गाना, लेकिन हिप हॉप में तो स्ट्रिक्टली पहले बीट ही बनेगी। हाँ, ये नहीं है कि पहले फ्लो बना तो बाद में बीट बनी। तो हिप हॉप में तो प्रोडक्शन ही सब कुछ मेन प्राइम थीम है, जिससे आर्टिस्ट को थॉट आते हैं कि इस पे मैं गाड़ी की बात करूं या लड़की की बात करूं या गोली की बात करूं या बंदूक की बात करूं। 4 key themes of hip hop. क्या था? गाड़ी, बंदूक, गाड़ी, बंदूक, गोली, लड़की. There we go. 4 key पैसा। themes of hip hop. चौथा पैसा, हाँ, पैसा. मिलेनियर। तो पाजी शो पे आते about the documentary, we all saw it. How are you able to be so open about, like, it's the thing that I admire, right? We were Yeah, discussing 100%, backstage, just as an artist, to be able to be this open about everything that you went through. मेरे को ये लगता है कि एक आर्टिस्ट की लाइफ उसकी अपनी नहीं है, वो एक आर्टिस्ट बनता है लोगों की वजह से, तो उसको अपने लोगों को, अपने फैंस को एक फैमिली समझना चाहिए, और फैमिली से आपको छुपाते थोड़ी ना। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो मुझे प्रॉब्लम हुई ना, मैंने आपने देखा होगा पिछले 2 साल में, अगर मेरे से कोई बात नहीं भी पूछ रहा होता था तो भी मैं बीमारी का जिक्र करता था हर इंटरव्यू में, जानबूझ के, क्योंकि मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको ये प्रॉब्लम है, जो पता नहीं किस चीज से घबराते हैं कि किसी को पता ना लग जाए कि हमें ये प्रॉब्लम है। तो मैं तो इस चीज के खिलाफ हूँ। और दूसरी बात ये है कि जिस वजह से मुझे ये बीमारी हुई, नशे कर रहा हूँ की वजह से, वो मैं चाहता हूँ कि ना करे लोग। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट इट। In a field like hip hop especially, right, जहाँ एकदम ऐसे एक typical masculinity होती है, एक में गबरू टाइप शो ऑफ स्ट्रेंथ होता है, उसमें आके एक vulnerable character बनना, आपको डर नहीं लगा कि आपकी जो इमेज है बचपन से, जैसे हम वही बात कर रहे थे कि हम बचपन में देखते थे आपकी तो एक फोटो है, दिल्ली में बाइक चला रहे हो आप, पूरे मसल्स दिख रहे हैं, वो फोटो सब लोग डीपी पे लगाया करते थे। गैंगस्टर वल्नरेबिलिटी कैसे दिखा सकता है? वो तो पिक्चरों में कहा जाता है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ वही, मर्द को दर्द होता है, बिल्कुल होता है। शेर को भी चोट लगती है, हाँ, वो अपने ही थूक से अपने जख्म को चाटता है। क्या दिक्कत है? लग गई चोट, लग गई। अगर आपको डर लग गया कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, फिर काहे के मर्द आप। हाँ सही बात। तो अभी जब मैं थोड़ा लाइटर मोड पे कर देता हूँ, क्योंकि हम भी बात कर रहे थे, और होटल्स की आपने बात करी, तो जब आर्टिस्ट का प्रोग्रेशन होता है कि थोड़ा चलना चालू होता है, तो धीरे धीरे चेंज होता है, पहले इकोनॉमी, फिर इमरजेंसी एग्जिट, फिर प्रीमियम इकोनॉमी। तो आपका क्या प्रोग्रेशन था सर? पहले आप कौन सी फ्लाइट्स में जाते थे, फिर आपने क्या, फिर रूम से स्वीट, डीलक्स रूम, फिर स्वीट? आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 2008 से दुबई जा रहा हूँ मौज मस्ती करने। तब मैं सिर्फ म्यूजिक प्रोड्यूसर था पंजाब में। मैं 10 से 12 लाख रुपए महीने का कमाता था उस वक्त, और 8 से 9 लाख रुपए में उड़ा के आ जाता। तो मैंने आज भी मैं जिस भी होटल में रहता हूँ, जो भी फ्लाइट में जाता हूँ, जो भी क्लास में जाता हूँ, वो मैं तब से लेके आज तक वही मांगता हूँ, जो अगर कल को मुझे फ्री में ना मिले तो मैं अफोर्ड कर सकूँ। वाह, क्या बात। तो मैंने आज तक कभी प्रोमोटर्स या क्लाइंट्स के पैसों पे, क्लाइंट गलत बोल दिया मैंने। नहीं अभी हम क्लाइंट क्या ही बैठे हुए, हमारे तो क्लाइंट ही नेटफ्लिक्स। तो क्लाइंट्स के पैसों पे मैंने कभी अय्याशी नहीं करी, जो करी अपने पैसे पे करी, और जो थोड़ा बहुत पैसा कमाया, और फूका बहुत है। वही बुर्ज खलीफा में एक शीशा तो आपका है। तो हमारे पैसा डाला दुबई में। हमारे करमपुरा में कहावत है कि फट जाए सलामी तोप से दे। भाई आज के टेक राइडर, आपका टेक राइडर क्या है और आपका हॉस्पिटैलिटी राइडर में क्या है? एक्चुअली हॉस्पिटैलिटी राइडर में है, टेक छोड़ो आप। ग्रीन रूम में क्या चाहिए? ग्रीन रूम में क्या लगता है होटल? कुछ भी नहीं। ग्रीन रूम में मैं बैठता ही नहीं, मेरे को सीधा होटल से लाओ और स्टेज पे चढ़ा दो। बहुत बढ़िया। मुझे ग्रीन रूम नहीं चाहिए। अनाउंसमेंट भी तो गाड़ी से की थी गाड़ी, भोपाल वाले शो में गाड़ी से। गाड़ी में मुझे माइक दे दो, मैं वहीं से ये यो करता स्टेज पे चढ़ जाता हूँ। टेक राइडर में कुछ भी नहीं है, जो होटल्स हैं, बाकी हम 8-10 लोग ट्रैवल करते हैं। आप बता दीजिए कि आप बहुत लोग लेके चलते थे पहले, तो पीक के टाइम पे क्या एंटोराज कितना बड़ा होता था? वो तो 25-30 लोग होते। 25-30 लोग। कभी कभी तो ऐसा होता था कि 2 महीने बाद मैं पूछ रहा होता था, हाँ ये लड़का हमारे साथ है ना काफी टाइम से, बेटा तू करता क्या है? कह रहा है सर मैं ड्रिंक बनाता हूँ। तू आया किसके साथ है? विक्की के साथ आया था भाई। करने क्या आया था? कह रहे थे फ्री की दारू मिलती है। और हनी सिंह चुटकुले बड़े अच्छे सुनाता दारू पी के। अरे वाह। पता ही नहीं था कौन हमारे साथ चल रहा है, पता ही नहीं होता। पसंद आ गया जो आ गया, भाई तू बढ़िया है, कल से हमारे साथ। ये तो माहौल में कंट्रीब्यूट करेगा ना। हाँ, माहौल चाहिए। डिड यू नो कि यहाँ पे
एक चेन है बार का जहाँ पे गन्ने का जूस और वोडका वाला ड्रिंक जो आपका फेमस हुआ था। वो अल्फाज की बनाई हुई ड्रिंक है बेसिकली। हम तब चंडीगढ़ मोहाली की बातें हैं वो सारी, तो हम शराब बहुत पीते थे तब। तो एक लेवल पे जाके हम लोग क्या करते हैं कि सस्ती शराब से महंगी पे जाते हैं। हम लोग महंगी से ग्रे गूस और बेलवेदेर पीते थे तो वो असर करना कम कर जाती थी, तो फिर धीरे धीरे सस्ते ब्रांड पे आते थे कि ये मत्था घुमाएगी ज्यादा। क्योंकि वो पिए जा रहे हैं दोपहर से 1-1.25 बोतल हो गई। दोपहर से यही था, प्रोटोकॉल था हमारा। तो सुबह से पिए जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। फिर एक लेकर आता था कोई, भाई ये पियो, ये सस्ती वाली है। तो हमने उसका नाम रखा था सिमरन ऑफ। सिमरन ऑफ। तो फिर अल्फाज ने बनाई थी ड्रिंक। कहता भाई मैंने एक ड्रिंक पी है कल और सही मत्था घूम गया। मैंने क्या भाई? तो उसने गन्ने के रस में एक पूरी बोतल डाल के, वो मीठी इतनी होती है, स्वाद इतनी होती है, आप पी जाते हो, उसके बाद तारे जमी पे होते हैं। क्रेजी ड्रंक स्टोरी क्या है आपकी? आपको लगता है कि ये क्या ही हो रहा था? ये क्या ही हो गया? Also, Netflix, please take this reel separately and put it as life hacks. Yes, How yes. to get drunk faster. Sugarcane juice. पाजी क्रेजी ड्रंक स्टोरी सुना दो, आपको लगे कि यार ये कैसी? बहुत सारी हैं, ऐसे तो अब याद भी नहीं। एक बार की बात है, ये मैंने किसी इंटरव्यू नहीं बताई, तो यहाँ एक्सक्लूसिव है तो बताता हूँ। Let's do it. तो मोहाली की बात है, एक हमारा दोस्त था सराव, उसके पास फार्म हाउस था। तो हम वो कहते हैं आज फार्म हाउस पे चल के दारू पियेंगे, और पहले मीट वीट बनाया, वो खाया, दारू पीनी शुरू करी। शराब ज्यादा आ गई, लोग कम थे, तो पीते गए, बातें करते गए, पीते गए, बातें करते गए। तकरीबन 4 बजे सब को इधर पड़ा, को उधर पड़ा। तो अल्फाज का भाई है हैरी, तो हम सुबह उठे 7 बजे, चलो यार चलें वापस मोहाली चलते हैं, उठो। सबको उठा रहे, इकट्ठा कर रहे हैं, तो हैरी नहीं मिल रहा। थोड़ा और जंगल में गए हैरी को ढूंढने, तो हैरी ने एक पेड़ को पकड़ रखा है और ऐसे कर रहा है। मैं हैरी चल, एवी नाल जाएगा। पेड़ को कह रहे साथ जाएगा, एवी नाल जाएगा। मैं क्यों? सब कुछ हिल रहा है, नहीं हिल रहा बस। मतलब इतनी पी रखी उसने, वो कह रहा पेड़ साथ जाएगा भाई। कह रहा ये इस बंदा सही है, सब कुछ हिल रहा है, ये नहीं हिल रहा। इस ऐसी बहुत कहानी है, मतलब तो अब तो याद भी नहीं, फेड आउट हो गई। लेकिन रोज कुछ ना कुछ नया होता था। अगर मेरे को लगता है उस वक्त पे ये डॉक्यूमेंट्री बनी होती, हाँ वो तो बीटीएस चाहिए हमको यार। वो ये वाले बीटीएस और इंडिया और एक्चुअली में हम लोग भाई, मतलब एक तरह से देखा जाए तो बच गए। जो हम हरकतें करते थे, उस वक्त इंस्टाग्राम नहीं था, उस वक्त लोगों के फोनों में कैमरा नहीं था। Yes. नहीं तो हमारा तो रेल पिली होती है हमारी। अब हम सभ्य हो गए हैं, तो अच्छा अब रीलें बनती हैं। आप इतना ट्रैवल टूर करते थे, जैसे ऐसी कोई कंट्री में जहाँ हिंदी विंदी नहीं बोलते लोग, बाग इंग्लिश भी नहीं उतनी समझते, और वहाँ ड्रंक हो गए और वहाँ समझ ही नहीं आ रहा किससे क्या बात करें, कौन। वहाँ हमारे साथ मॉरिशस में हुआ था ऐसा। तो अल्फाज की फिल्म चल रही थी, तो इसने 10 दिन तो शूट कर लिया। ये 11वें दिन इसको दारू पीने का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि रात को खत्म होते ही बोलते हैं कि सो फटाफट की सुबह उठना है। तो ये 11वें दिन दारू पी के मुझे फोन करा, कह रहा भाई यार याद आ रही है यार, आ जाओ एक दिन ले यार। मैं कहा यार मैं तो इधर उधर घूम रहा हूँ, अभी काम कर रहा हूँ, मैं कैसे आऊँ तेरे पास मॉरिशस? मेरे पास नहीं भाजी, आ जाओ प्लीज। मैं ठीक है। तो वहाँ पे मैंने प्रोड्यूसर जो फिल्म का था वो एक्साइटेड हो गया कि हनी सिंह भी आ गया सेट पे। मैं कहा जी आपसे एक दरख्वास्त है। कहते क्या? मैं कहा मैं 2 दिन के लिए हूँ, पूरा यूनिट पार्टी करेगा, खर्चा मैं दूंगा, आपके खर्चे से नहीं। मैं चाहता हूँ स्पॉट बॉय से लेके लाइटमैन सब पार्टी। तो वो तकरीबन 80-90 लोग थे। तो पूरे मॉरिशस में उस वक्त पे एक ही क्लब था, 2013 की बात। तो हम वहाँ गए, तो मैं कुर्सी पे बैठ गया। मैंने कहा टकीला पियेंगे सारे। तो मैंने पीना शुरू करी, सब आ रहे एक एक करके शॉट मार रहे। तो इतने में मुझे पता चला कि अल्फाज को किसी ने क्लब से बाहर निकाल दी। क्योंकि हमारी गरारी है कि हमें मुंडिया तो बच के रही, पंजाबी हंसिका का जो गाना है वो बजवाना है। बहुत बढ़िया। तो वो बजवाने गया, तो उसने मना कर दिया। तो उसने बदतमीजी करी, तो गार्ड उसको बाहर ले गए और मैं भी बाहर चला गया। तो अल्फाज भी बाहर खड़ा है, और अपा ये नदी साले ने गाना नहीं चलाया। मैं कोई नहीं यार, कोई नहीं अंदर चलते हैं। तो वो कहना नहीं, बाहर मैनेजर खड़ा होता, तो उसको लगा ये 2 छिछोरे ही हैं बस जो हरकत कर रहे हैं। कहते नहीं अब आप अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, मैंने ऐसे करा, एवरीबॉडी आउट। 80 लोग हमारे ही थे क्लब में। तो बाहर आ गए वो सारे। तो बाहर आ गए, तो फिर मैनेजर 5 मिनट बाद बोले नहीं सर आप प्लीज अंदर चलो, सबको अंदर ले जाओ। मैं कहा तुम्हारे क्लब में पार्टी नहीं करी, बाहर से शराब मंगाई, उसी की पार्किंग में हमने शराब पी और को गालियां बकी सारी।
तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं भाई आपका एक्टिंग का भी शौक बचा हुआ है कि 2 पिक्चर करने का? भाई। कोई शौक नहीं, मैंने पैसों के लिए करी थी फिल्म। सच में मेरे को एक्टिंग का कोई शौक नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता हूँ। परफॉर्मिंग आर्ट्स में सबसे मुश्किल काम है। So this is now age related question, okay? ये पहली बार करमपुरा में, दिल्ली में, ये 90s में हिप हॉप की एंट्री आपके लाइफ में कैसे हुई? 3 लोगों का मेरी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस है, बड़े अजीब तरीके से। एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर बनने के पीछे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है और रीजन है ए.आर. रहमान सर का। उसके बाद तकरीबन उसी एज के दौरान जब मैं 1994 में, तो मैं 10-11 साल का था, तो मैंने अपाचे इंडियन सर का पहला गाना सुना था, अरेंज मैरिज। तो मैंने कहा यार मुझे ये आदमी बनना है। मैंने उनका गाना याद किया, मैं स्कूल में गाता था। फिर उसके बाद जब मैं पंजाब में था 2007 से लेके आगे तक, तो मैंने अमर सिंह चमकीला को बहुत सुना। उनसे मैंने राइटिंग का हुनर थोड़ा सीखा कि किस तरह राइट करना चाहिए। पाजी अब तो आई थिंक we all want an Apache collabs ना, we want an A.R. Rahman collab also. Yes. हाँ, it'll happen इंशाल्लाह। मुझे उसके लिए अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा और मेरी जिद और गरारी ये है कि रहमान सर के म्यूजिक पे मैं नहीं गाऊंगा। आपके म्यूजिक पे? मेरी कॉम्पोजिशन, मेरी प्रोडक्शन, वाह, और रहमान सर गाएंगे। वाह, गरारी मूवमेंट। Thin line between collab and beef. thin line right now between collab and beef. You will come here. No. आप रहमान सर के एल्बम से उनसे वो करवाने वाले थे? हाँ, मेरे को जानना था कि every Rahman fan I'd love to ask them this, which is top 5 Rahman albums. Top 5, number 1 is Roja, number 2 is Thakshak, Underrated. Yeah, very underrated. Yeah. Thakshak, number 3 is Taal, number 4 is Dil Se, number 5 is Rang De Basant। हमने रंगने नहीं चाहिए था। रंग दे। बट रॉकस्टार अच्छा है, लेकिन पता क्या रॉकस्टार में क्या दिक्कत हुई, मुझे ऐसा लगता है कि इम्तियाज अली साहब की मर्जी थोड़ी ज्यादा चली। अच्छा। क्योंकि उन्होंने रहमान सर को कन्विंस किया, जो कि एक जिद्दी आदमी है, कि एक ही वोकलिस्ट रहेगा। रहमान सर जाने जाते हैं कि अलग-अलग वैरायटी होती है, पूरा गुलदस्ता लेकर आते हैं वो। मतलब आप देखो ना, सपना अवस्थी और सुखविंदर सिंह को जोड़ दिया चाहिए हमें। टेक्सचर का मैच ही नहीं है कहीं। सही बात। तो वो तो टेक्सचर के प्लेयर हैं। तो रॉकस्टार बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशंस हैं, बहुत क्रेजी प्रोडक्शन है, बट ये चीज बहुत अच्छी हुई कि मोहित चौहान सर का वोकल लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्सचर सारे गानों में एक था। वो एक डिमांड थी फिल्म की, लॉजिकली अच्छी चीज थी, लेकिन रहमान सर से हम गुलदस्ता ही एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपका और दिलजीत पाजी का कोलैबोरेशन हैज ऑलवेज बीन लाइक अ बैंगर, बट हाउ डू यू सी लाइक नाउ व्हाट दिलजीत पाजी हैज बिकम लाइक एंड यू हैव बीन सीइंग हिम? ब्रिलियंट मैन। दिलजीत भाई का तो मैं काफी सालों से देखता आ रहा हूँ, और आप ये बात बहुत कम लोगों को पता है, जब मैं पंजाब में म्यूजिक प्रोड्यूसर था, तो दिलजीत भाई 2008 में मेरे पास आए पहले, फिर उसके बाद 9 में आए वो और बोले कि मुझे एल्बम करनी है तुम्हारे साथ। मैंने कहा पाजी जो कर रहे हो वही करनी है या कुछ नेक्स्ट लेवल करना है? द नेक्स्ट लेवल। मैं कहा आज से एल्बम का नाम है द नेक्स्ट लेवल। अब जो भी गाना बनाएंगे, बनाने के बाद ये देखेंगे इस टाइटल के साथ सूट कर रहा है नहीं कर रहा। बहुत बढ़िया। वो पहले आर्टिस्ट थे जिन्होंने मुझ पे पूरा यकीन किया, पूरा अपने आप को सौंप दिया मुझे कि आप जो बोलोगे मैं वो गाऊंगा, जैसे बोलोगे वैसे गाऊंगा। एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट वोकलिस्ट आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, बिकॉज़ आई मेड हिम sing lots of things in the album, including one Urdu song which was my first Urdu poetry। आप वो गाना सुनिए, रूबरू, दिलजीत। अच्छा। उसका प्रोडक्शन सुनिए, तब आप थोड़ा कह पाएंगे हाँ रहमान की नकल कर रहा है कोई। आज सुनिएगा, उसमें कुछ फ्लूट के सेक्शन है, कुछ ऑब्लिगेटर्स हैं स्ट्रिंग्स के जो मैंने बनाए, वेरी वाना बी ए रहमान स्टाइल। एंड वो मेरी पहली उर्दू शायरी थी, नज़्म थी जो दिलजीत भाई ने गाई। वाह। और वो बहुत जिद्दी आदमी है और बहुत मेहनती आदमी है, और उससे ज्यादा ये है कि जब आर्टिस्ट होते हैं जिद्दी और मेहनती, तो वो थोड़े संकी भी होते हैं, जैसा मैं हूँ। उनका ये प्लस पॉइंट है, वो संकी नहीं है। अच्छा। वो वाइज है। ओह। वो वाइज है। तो जहाँ आज मुकाम पहुंचा, उनको बहुत वक्त लगा, और यहाँ तो पहुंचना ही था, इससे और आगे पहुंचेगी। आप चमकीला देखिए आपने? आप चमकीला? मैं फिल्म देख नहीं पाया। मैं अरे ट्रैवलिंग ज्यादा, तो मैं देख नहीं पाया। आपका फेवरेट चमकीला गाना कौन सा है? फेवरेट चमकीला गाना मेरा अक्खां बिल्लियां ते गल्लां मोड़नी। वाह। I'd love to know from any of the artists that you've seen, what are skills that you'd want to pick up? जीपी पाजी से क्या लेना चाहोगे? दिलजीत पाजी से क्या लेना चाहोगे? जीपी पाजी से बिजनेस माइंड, दिलजीत पाजी से
वोकल टेक्सचर, हम्म। गुलजार से शायरी वाह वाह चुराना चाहूंगा। आज 2-3 कोलैब रिक्वेस्ट तो जा चुके हैं। जस्ट नहीं, जब आपका वो एकदम पीक चल रहा था, एवरीबॉडी यूज्ड टू कॉल यू, अमिताभ जी के साथ गाना आ रहा है, शाहरुख भाई के साथ गाना आ रहा है, तो आपको मन करता था थोड़ा और पुश करें, इनसे भी बात कर लें, या फिर आपसे ही बात मैंने कर तो लें? किसी से आपसे बात क्यों नहीं करी, मैंने किसी के जो हुआ मेरे साथ, ऊपर वाले ने मेरे को ब्लेसिंग दी कि सब बड़े बड़े लोग आने लग गए। तो विशाल भारद्वाज जी का फोन आया कि आपके साथ गाना करना है 1.5 इश्किया में। मैं लंदन में कहीं था, मैं दौड़ के पहुंच गया, मुझे लगा गुलजार साहब भी होंगे, इससे बड़ा क्या होगा मेरे लिए। मैं कहा जी मैं स्टूडियो ढूंढूं, मैं कहा गुलजार साहब कहाँ बैठे, कहते वो तो पंचकुला में। तो मैंने कहा अपनी मैं इतनी दूर से आया हूँ, मुझे लगा कि वो गाना बने ना बने ऐसी की तैसी मिल तो लेंगे अपन। मिल तो लें गुलजार साहब से। Can we just appreciate Yo-Yo Honey Singh's swag here though? Walks into a studio and goes, "Oh, it's only Vishal Bhardwaj." Gulzar sir's not here. Boring. गुलजार साहब से याद है जावेद साहब ने एक बात कही थी एक बार, क्या? कि when he goes to like really big hotels, हाँ sometimes it makes him think कि यार ये ऐसा क्या कर दिया जिंदगी में जो यहाँ आ ये गया। सब डिजर्व, हाँ ये सब डिजर्व नहीं करता, ऐसी एक फीलिंग रहती है एक आर्टिस्ट के अंदर। Like do you sometimes look back at your journey and you go like how the did all this happen? That हाँ हैरत तो होती है कि इतना सब कुछ कैसे हो गया, लेकिन अगर आप मेरी डॉक्यूमेंट्री को और ध्यान से देखेंगे, जो पुराने आर्काइव्स यूज करे गए हैं और नेटफ्लिक्स वालों ने जो ये नाम रखा फेमस, कहीं ना कहीं उनको ये दिख रहा था कि ये लड़का जब करमपुरे में था तब भी फेमस था, जब पंजाब पहुंचा तब फेमस हुआ, जब बॉलीवुड में आया तब फेमस हुआ। तो ये इसने बनना ही था, ये मुझे यकीन था मैं साला कुछ तो करूंगा जिंदगी में बड़ा, कोई सपने औकात से ज्यादा थे, बड़े थे, और छोटा सपना साला आता ही नहीं था। do you think to some degree ऐसा बिलीव करना पड़ता है to truly make it? करना पड़ता है, नहीं सोचेंगे तो कैसे हो। आप छोटी सी आप देखो, मैंने एक रील देखी थी एक हिरन की, उसको एक फेंस में रखा हुआ था। वो हिरन जो साला कम से कम 15 फुट की छलांग मार सकता है, वो फेंस में बेचारा ऐसे ऐसे घूम रहा है क्योंकि उसके आगे विजन नहीं मिल रहा उसको कि ये फेंस में टाप सकता हूँ। हम अपने आप को एक फेंस में बांध के रखते हैं, उतना ही सोचते हैं कि हम यही घास खा सकते हैं, यही घास हमें खानी है। पापा भी यही खाते आ रहे थे, दादाजी भी यही खाते आ रहे थे, मम्मी भी कह रही है कि यही घास खानी है। हम छलांग मार ही नहीं पाते, वो फेंस तोड़नी पड़ती है, मुझे ऐसा लगता है। तो आसपास के लोग, माँ बाप परेशान होते हैं कि बच्चा अपनी औकात से बाहर बड़ी बातें कर रहा है, दोस्त हंसते आवे तू कहाँ से करेगा, मेरे बस की का है। लेकिन कोई भी कर सकता है, मेरे को ऐसा लगता है भाई, कोई भी कर सकता है। डॉक्यूमेंट्री में भी एक मोमेंट है वेयर यू नो लाइक एट योर बिगेस्ट पीक ऑफ पॉपुलैरिटी, ये आई थिंक सब आर्टिस्ट के साथ स्टार्ट हो जाता है कि ये यूथ को करप्ट कर रहे हैं। You sometimes look back at the media and felt like they really had it for you. क्योंकि आपके बारे में कुछ भी आता था और आप कभी रिप्लाई, कुछ भी आता था, मतलब मैं सच बताऊं, अगर मेरे बारे में कुछ आता, जो भी आता था, अनाप शनाप सब कुछ आता था, अगर मैं उसकी परवाह कर रहा होता तो नेटफ्लिक्स मेरे पे डॉक्यूमेंट्री ना बनाता। सही बात है। Correct. उन्होंने 15 साल बाद ये डॉक्यूमेंट्री इसलिए बनाई है कि यार इसकी साइड भी तो जाने साले की, सही बात है। ये तो बोल ही नहीं रहा कुछ। मैं अपना काम किया रहा था, मैं जो करना है करे, जो बोल रहा है बोले, कोई बड़ा आदमी बोल रहा है, कोई छोटा आदमी बोल रहा है, हनी सिंह ये, हनी सिंह वो, हनी सिंह, करने दो, तुम खेल लो पहले, हम बाद में खेलेंगे। और डॉक्यूमेंट्री से what do you think Yes. people should take away from the documentary? कुछ भी नहीं भाई, देख लो ये मैं हूँ। बड़ी मजे की बात मेरे को ये लगी कि इस डॉक्यूमेंट्री में ये नहीं है कि हनी सिंह कहाँ से आया, कौन सा गाना पहले हिट हुआ, फिर ये एल्बम, फिर ये अवार्ड, डिस्कोग्राफी नहीं है, जो अच्छी बात है। हाँ वही, पर्सनल है, बहुत पर्सनल। इंसान क्या है ये, सही बात। क्योंकि इसको अलग अलग किरदारों में देखा है लोगों ने, तो ये इसका असली किरदार कैसा है, तो वो निकाला इन लोगों ने। There's a moment which really tells you how real he's being. Okay, at one point looks at camera and says, क्या condition है तुम लोग Yes, समझते that नहीं was हो। my favorite part of it. I want Honey Singh to do all mental health. Yes, yes. He's like, ना अगर लोगों से condition है ना, I'm like, this is what we वो need. लड़के ऐसे ही समझेंगे भाई। हाँ, exactly. लौंडे जो है Exactly, मेंटल हेल्थ को 100% सीरियस तभी agree. लेंगे जब मतलब Completely agreed. Is it complicated to date as a famous person? हाँ, डिपेंड करता है कि अब किसको फंसाना चाहते हो। लो कंट्रोवर्सी। There you अभी go. आप सिंगल हो कि नहीं? नहीं अब सिंगल, अच्छा नो ऐसे प्रेशर क्वेश्चन नहीं पूछते भाई। Yeah, wow. नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बता छुपा, रहे थे ठीक है, ठीक है। मैं जो करा सरेआम करा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। अभी कुछ छुपा के नहीं किया। अच्छा,
तो बड़ी ये दिक्कत होती है एज ए इंडियन सेलिब्रिटी कि आप हिंदुस्तानी लड़की के साथ डेट नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको पहले से जानती है, किसी तरह जानती है। फिर आप कहीं जाते हो तो एक भी आपके साथ चलता है। तो ऑनट्राज That is the official term. Official term. All right. Entourage is fake French तो nonsense. उसमें आपको साला ये नहीं पता लगता कि यार ये मुझे पसंद कर रही है, ये जो तामझाम है इसको पसंद कर रही है। तो मैं अपनी लाइफ में उधर शिकार करना ज़्यादा पसंद करता हूँ जहाँ पता ना हो कि मैं कौन हूँ। और मैंने वो कई बार ट्राई भी किया और सक्सेसफुल भी रहा है। वाह। तो 2-2 3-3 महीने बाद मैं बताता था कि मैं ये हूँ। तो मेरा एक सीक्रेट नेम है उसके लिए हृदय सिंह। ना माहिर माहिर। अच्छा एक्सपर्ट। नेटफ्लिक्स यहाँ इससे सबटाइटल बना लो। There we go. There we बाकी go. शुभम की स्माइल देखो। माहिर जितना भी भाई। ये बेचारा बार बार ये पूछता रहा, सर बोर्डिंग पास जो टिकट अब करानी है वो कौन सी मैडम की करानी है? और ये मैडम इस डेस्टिनेशन से यहाँ तक जाएंगी तो यही वापस आएंगी या वहां से कोई और आएंगी? लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। आपका पीआर वहां पे अभी बोर्डिंग पास फाड़ रहा है अपना। अब मैं खतरनाक इश्क में हूँ भाई। अरे आप आशिक मिजाज आदमी हो, लेकिन आप आशिक मिजाज आदमी हो। बहुत बेइंतहा किया जो भी किया। वाह। एक्सट्रीम किया कुछ भी, मतलब चाहे जिंदगी में कुछ भी किया एक्सट्रीम किया। तो इश्क भी करता हूँ। तो Yo honey simp. Sorry. सर ये तो अब अंदर जो है दूधा वो तो निकलेगा ना। अरबिक में दूधा मतलब का कीड़ा। अच्छा। वो तो निकलेगा ना भाई। सॉरी भाई। सर ये आपका स्टेज नहीं है। सिर्फ दूधा बोला था वही डिसरेस्पेक्टफुल काफी था। काफी तर्जुमा करने की जरूरत नहीं। Yo honey simp is true. यो हनी सिंह। आई थिंक यो हनी सिंह पे हमको बंद करना चाहिए। मेरा पहला पैरोडी इन लोगों ने बनाया, इरफान भाई के साथ। अरे सर हाँ, ये करो, इरफान भाई के साथ। इनको घसीटो। इनको मैं देखता हूँ। ये सारा कुछ इन्होंने शुरू करा है। पहले किसी की में दम नहीं था मेरे लिए कुछ बोलने के लिए। सबको बता दे ये उठा लेगा। जब इन्होंने कुछ किया मैं उसका बीमार हो गया। हाँ। इनके साथ कुछ हो नहीं पाया, मतलब मेरे बंदों ने कुछ किया नहीं। ये बच गए तो सब चौड़े हो गए। शुरुआत इन्होंने करी हनी सिंह के खिलाफ। अब तो मुझे पॉडकास्ट में बुला रहे हो। All right, so what's the story of the boy who was always famous? Famous is now out on Netflix. Watch now.